Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know, tomorrow is your CUET PG MSW exam, and today we are going to have a marathon session. In this we will cover all the important topics that are mentioned in your syllabus of social work. I am your educator Bhairavi Bharadwaj, and this is the Telegram channel that you must join if you want the PDF of this entire marathon session. So let us start. मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना भी मटेरियल इसमें ऐड कर सकती थी मैंने किया, बट एज यू गाइज नो एक ही दिन है और एक दिन में पूरा सिलेबस डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो जितना भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मुझे लगा मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, और हम हर टॉपिक की जिस्ट को देखेंगे. हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता है. अगर आप एक बार सारे टॉपिक्स को गूगल पे पढ़ के भी जाओगे तब भी आई थिंक आप वहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि 2022 एंड 2023 के पेपर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन सेशन, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. So first thing that is mentioned in your syllabus is economy, and to understand economy it is important that you understand the meaning of economics as well. Economy is the system of production, distribution and consumption of goods and services within country or region. Economy क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एक कंट्री या फिर एक रीजन का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको देखते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन क्या होता है वो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ. प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करना. कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोडक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वही प्रोडक्ट जब कस्टमर तक आता है, किस किस चैनल के थ्रू वो कस्टमर तक पहुंचता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यू ऑल यूज अमेजोन. सो अमेजोन ऐप क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी गुड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वो अमेजोन तक जाते हैं और अमेजोन से कस्टमर तक आते हैं. ठीक है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है अमेजोन. ओके, एंड कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है कि कस्टमर कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना प्रोडक्ट वो डिमांड कर रहा है. ठीक है, नाउ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ये तीनों चीज़ें किसी भी गुड्स और सर्विसेज की होती हैं एक रीजन में. ठीक है, जब हम एक कंट्री और एक रीजन की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम. तो इसमें क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल भी होता है, इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी हम पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक कह सकते हो सब्जेक्ट है, और इकोनॉमी जो है वो एक तरह का सिस्टम है. ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. यानी जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, उस इकोनॉमिक्स को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो उसे हम इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है? मोस्टली इकोनॉमिक्स में थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं. ओके, इकोनॉमी या स्नैपशॉट ऑफ पर्टिकुलर मोमेंट इन अ टाइम. एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इकोनॉमी होती है. जैसे हम कह सकते हैं अभी इंडिया की इकोनॉमी के क्या हाल है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी के क्या हाल थे. तो एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात होती है इकोनॉमी में. बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ओवर टाइम ट्रेंड्स देखे जाते हैं. इकोनॉमी ऑफन यूज्ड इन अ मोर प्रैक्टिकल सेंस बाय पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेस लीडर्स. सो इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज्ड होती है पॉलिसी मेकर्स के थ्रू, बिजनेस लीडर्स के थ्रू. और इकोनॉमिक्स जो होती है वो एकेडमिक और रिसर्च सेटिंग में यूज होती है. ठीक है, इकोनॉमी फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन दैट अकर विद इन अ स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिस्टम. ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी ट्रांजेक्शन जो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिस्टम के हम देखते हैं, वो इकोनॉमी होती है. ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन रिलेशन टू डिसीजन मेकिंग, इंसेंटिव एंड रिसोर्स एलोकेशन. सो इसमें ज़्यादा जो फोकस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर पे होता है, जिसको हम रिलेट करते हैं डिसीजन मेकिंग से, इंसेंटिव से, रिसोर्सेज से. ओके, सो आई होप यहाँ पे इकोनॉमी का मीनिंग आपको क्लियर होगा. यहाँ पर एक और स्लाइड जो है वो एडेड है, तो इसे भी देख लो कि इकोनॉमी क्या होता है. व्हेन अ कंट्री और ग्राफिकली रीजन, ओके ये जियोग्राफिकली होगा, when a country or geographically region is defined in the context of economy activities, it is known as economy. तो जब हम एक एरिया वाइज, एक जियोग्राफी की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसे हम इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है, मोस्टली इट इज द
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इकोनॉमी में, हम वही इकोनॉमिक्स जो है वो अप्लाई करते हैं। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ काइंड ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। तो आई होप यहाँ पर आपको इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। So now we are going to see three different types of economy. This is also important. तीन तरह की इकोनॉमी होती है, आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहला है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा है मार्केट इकोनॉमी और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ बेसिक सी चीजें हैं इसके बारे में जो आपको याद रखनी है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी की, वो सारी प्लान करता है गवर्नमेंट या फिर जो भी वहाँ की सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। ऑल मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। सारे मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। द सेंट्रल अथॉरिटी अटेम्प्ट्स टू अचीव अ स्पेसिफिक रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज डीम्ड डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी एज अ होल। द प्राइमरी गोल इज सोशल वेलफेयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो फोकस होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। सारी ही चीज़ें जो है, रिसोर्स एलोकेशन यानी किस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ होगा, किस तरीके से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन से गुड्स होंगे सोसाइटी में या इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्लान्ड होती हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी प्लान करता है। जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ मार्केट इकोनॉमी आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। मार्केट ही सारी चीज़ों को, इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, ओके यानी सब कुछ वो ही मैनेज करता है, मार्केट मैनेज करता है। फ्री इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु परस्यू देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन अ मार्केट। इन अदर वर्ड्स, अ मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट इन विच इकोनॉमिक एजेंट्स फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोमेंट्स और प्रोडक्ट्स विद वन अनदर। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता है, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम होती हैं। ऑल्सो नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। देखा, गवर्नमेंट का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और जैसे भी आप चाहें आप मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी में ये सब करना जो है वो ईजी होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट डिटरमाइंस द इकोनॉमी। द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी गोल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना मैं रिपीट करती जा रही हूँ बस उसे ध्यान से सुनते जाओ। सेंट्रली प्लान में क्या था कि गवर्नमेंट सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है और जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि सब कुछ मार्केट चलाता है और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव आपका होता है। नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, द इकोनॉमी इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर ओन एंड ऑपरेट फैक्टर, यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इसमें काम करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर एंड सोशल वेलफेयर, यानी जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड फॉलो करता है। हमारे यहाँ जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी हम हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है और दोनों ही काम करते हैं। प्राइवेट वाले में जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होता है और गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो, दैट इज़ ऑफ हॉस्पिटल्स। इफ़ यू गो इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल तो वहाँ की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होगी, भले वहाँ की फैसिलिटीज़ आपको सही लगे बट पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं वो, राइट। बट अब अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर पैसे कम होंगे क्योंकि उनका जो मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर। सो आई होप यहाँ पर तीनों ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपको समझ में आ गए होंगे। जितना जितना मैंने मार्क किया है वो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कुछ जो है वो सोशोलॉजी से ओवरलैप होके आएगा एग्जाम में। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जितने भी सोशोलॉजी के मॉक हैं मेरे चैनल पर, आप उनको देख के जाना अपने सोशल वर्क के एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ से फैमिली, मैरिज, नॉर्म्स, वैल्यूज, इन तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो उतना इनफ है, मेरे चैनल पे जितना भी कंटेंट सोशियोलॉजी का पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर MSW सोशल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक, ठीक है। बाकी सारे मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि कवर कर लूँ।
So now we will understand what is market. So market is a system through which buyer and seller of a product or service comes in contact of one another for sale and purchase of the commodity or service on a specific price. Market क्या है? Market एक तरह का system है जिसकी वजह से buyers और sellers जो हैं कोई भी सामान के वो एक दूसरे से मिल पाते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक। कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, सेल और परचेज हो पाती है। जो बायर है वो बाय कर पाता है और जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता है। और ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है, मार्केट की वजह से, क्योंकि अगर मार्केट नहीं होगा तो फिर बायर और सेलर मिलेंगे कैसे, ठीक है। और एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, ये भी याद रखना। तो मार्केट आप सबको पता है क्या होता है। मार्केट चार बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। पहला, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये चार बस आपको बेसिस याद रखने हैं। इसके अलावा जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो कि है टाइप्स ऑफ मार्केट। चार तरह के टाइप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है मोनोपोली, दूसरा है ओलिगोपोली, तीसरा है परफेक्ट कंपटीशन एंड चौथा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स ऐड नहीं करे हैं क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर ज़्यादा टाइम होता तो शायद मैं इन टॉपिक्स को थोड़ा और इन डेप्थ में समझा पाती, बट क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग को एज अ मैराथन, एज अ रिविजन इस क्लास को करना है, ठीक है। नाउ मोनोपोली में क्या होता है कि देयर इज ओनली वन सेलर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका सिर्फ एक ही सेलर हो सकता है, दूसरा वो चीज़ नहीं बना सकता, ठीक है। हैज़ कंप्लीट मार्केट कंट्रोल, पूरा मार्केट कंट्रोल इसमें होता है। मार्केट फोर्सेस बिकम इररेलेवेंट, यहाँ पे दूसरे जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो और भी रूल्स हैं वगैरह हैं, वो यहाँ पर मैटर नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, जैसे आईआरसीटीसी, ठीक है। अब आईआरसीटीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है मान लो, और वो क्या करती है, वो सारे जो ट्रेन्स हैं वो बनाती है, वो मैनेज करती है। बट क्या मैं अपनी ट्रेन कल को अपनी कंपनी ट्रेन की लॉन्च कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि आईआरसीटीसी के पास सारी ही ट्रेन की जो है मोनोपोली है। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि वन सेलर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओलिगोपोली में क्या होता है, दिस मार्केट फीचर्स फ्यू कंपनीज, इसमें फ्यू कंपनीज होती हैं, ठीक है। इसका मार्केट मतलब जो है वो थोड़ी कुछ ही कंपनीज हैं जो इस चीज को कर सकती हैं। नो क्लैरिटी ऑन नंबर ऑफ फर्म्स बट यूजुअली 3-4, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा। ऐसे ही अगर मैं बड़ी बड़ी कार के ब्रांड के नाम आपसे बोलूं, या मोटर व्हीकल है, ठीक है, तो मोटर व्हीकल जितने भी हैं वो सबको ही पता है कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, कौन कौन सी कंपनी की गाड़ियां आती हैं। सिर्फ वही हैं जो अपनी गाड़ियों को मार्केट में चला रही हैं, राइट। और नई नई आप उसमें जल्दी एंट्री नहीं मार सकते अपनी, अगर आपको अपना कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो इट्स वेरी टफ। मोनोपोली में देखो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वहां पे आप कर ही नहीं सकते। ओलिगोपोली में इट्स वेरी टफ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, दिस मार्केट हैज मेनी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, नो एंट्री और एग्जिट बैरियर, सेल होमोजेनस। जैसे सब्जी मंडी, हम लोग रोज मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने, वहां पे क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे बायर और सेलर एक ही जैसी चीजें बेच रहे होते हैं, ठीक है, एक ही जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे होते हैं, और एंट्री और एग्जिट पे ज्यादा बैरियर नहीं होता है। आप चाहें तो लगाएं अपना सब्जी का मार्केट, आप चाहें तो ना लगाएं, ठीक है। तो ज्यादा बैरियर यहाँ पे नहीं है। बट ऊपर वाले में मैंने बोला ना, मोनोपोली में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ओलिगोपोली में थोड़ा बहुत पॉसिबल है, बट परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा है पॉसिबल, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट सर्विसेज बट देर आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स पहले तो ये याद रखना कि ये कॉम्बिनेशन होता है, मोनोपोली भी होती है और कॉम्पिटिटिव का भी, यानी इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। सोप ब्रांड्स लाइक लक्स, डव, अब ये क्या है, एक ही प्रोडक्ट है ना, सोप एक प्रोडक्ट है, उसकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बट सबके जो फीचर्स होंगे, सबके जो कह सकते हो कि डिजाइन होंगे वो अलग अलग होंगे। लक्स के जो सोप होते हैं वो अलग होते हैं, डव के जो सोप होते हैं वो अलग होते हैं, बट सब मार्केट एक ही है ना, सोप प्रोडक्ट तो एक ही है। तो ये चीज है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो ये चारों के जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, या आपको पढ़ के जाने हैं। इससे ज्यादा नहीं, बट वन लाइनर्स क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत इजीली, ओके। सो यहाँ पर भी मैंने एक टेबल जो है वो ऐड कर दी है, इसे भी आप पढ़ सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं अभी इस वीडियो के जस्ट 30 मिनट्स बाद ही इस PDF को अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप वहां से इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो,
ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ यहाँ पे इन अ टेबल फॉर्म लिखी हुई हैं. So now we are going to understand production. Production is also in your syllabus. The productive mechanism is the mechanism or system which determines the production of various goods and services in an economy. Productive mechanism क्या होता है? ये एक तरह का system होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक economy में goods जो हैं वो produce हो रहे हैं. ठीक है, अब आपके लिए important है ये. Production is the process of creating various goods and services which are consumed by the people of a country. प्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं ताकि जो लोग हैं एक कंट्री के वो उसे कंज्यूम कर पाएं, यूज कर पाएं. ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सम मटीरियल आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें एक मटीरियल जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. ठीक, थिंग्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड इनपुट्स. ये भी याद रखना, जो चीज़ें प्रोडक्शन में यूज होती हैं उसे हम इनपुट कहते हैं या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. ओके, एंड द थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रोसेस आर कॉल्ड आउटपुट. और जो बन के हमें मिलता है दैट इज आउटपुट. जैसे कि कॉटन से हम लोग कपड़े बनाते हैं, राइट, क्लोथ बनाते हैं. तो कॉटन क्या है? कॉटन इज अ इनपुट एंड जो हमें मिल रहा है बन के दैट इज योर क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, वो आउटपुट हो जाएगा. ठीक है, प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. अच्छा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बनाते हैं जो हमारे काम आ रही हो, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, जो हमारे यूज में हो. ठीक है, देखो प्रोडक्शन को दो चीज़ों में बताया है इन्होंने. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है, क्रिएशन ऑफ मटीरियल गुड्स होता है यानी जो भी सामान हम बनाते हैं. और एक चीज़ और याद रखना है, प्रोडक्शन में फॉर्म यूटिलिटी होती है, प्लेस यूटिलिटी भी होती है, सर्विस यूटिलिटी भी होती है और टाइम यूटिलिटी भी होती है. सो एक एक करके अब हम लोग इन सारे टर्म्स को समझेंगे. पहली चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि यूटिलिटी क्या होता है. यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर कितनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, तो जिस टाइम आपको भूख लगी है उस टाइम पे अगर आपको खाना मिलेगा तो उस खाने की जो सेटिस्फाइंग पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. होगी कि नहीं? तो यूटिलिटी यही होती है कि किसी भी चीज़ की सेटिस्फाइंग पावर जो है वो कितनी है. ओके, नाउ फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है आगे के नोट्स में देखो. ये इट इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, अ कारपेंटर यूजेज द वुड टू मेक अ चेयर. The wood has utility for a carpenter, but it does not have a utility for final consumer. The consumer wants the chair, hence the carpenter creates utility. अब देखो यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करता है इंसान पे. जैसे मेरे लिए मेरे लेक्चर्स की यूटिलिटी क्या है कि मुझे आपको पढ़ाकर एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे इससे कुछ थोड़ी बहुत इनकम हो रही है ना, मुझे इसका एक्सपीरियंस मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो एट सम लेवल मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. आपको इससे सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है कि आपका एग्जाम है. ठीक है, आपकी यूटिलिटी में और मेरी यूटिलिटी में डिफरेंस है, राइट. ऐसे ही यहाँ पे है कि कारपेंटर जो है उसके लिए वो यूटिलिटी उसको वुड से मिल रही है, बट कंज्यूमर को उस वुड से कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी. तो कारपेंटर ने क्या किया कि उस वुड को चेंज करके चेयर बना दी. अब चेयर से कस्टमर को यूटिलिटी मिल रही है, तो उसने एक फॉर्म को चेंज कर दिया ना, उसने वुड को कन्वर्ट करके कर दिया चेयर, तो फॉर्म चेंज हो गया उस कमोडिटी का. दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी तो ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब लगेंगी, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सिंपल टर्म्स में ये चीज़ें समझाऊँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है. आपको बिल्कुल जितने नोट्स मैंने ऐड करे हैं आपको उससे बाहर नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आएंगे सोशल वर्क में. ठीक है, तो आपको बस जितना मैंने लिखा है आप उतना ही पढ़ लो आज, बहुत है. प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है? यूटिलिटी में ऑल्सो बी क्रिएटेड बाई चेंजिंग द लोकेशन ऑफ अ कमोडिटी. अ कमोडिटी इन चेन्नई डज नॉट हैव यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इन दिल्ली. दिस कमोडिटी विल हैव यूटिलिटी ओनली व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली. Hence, utility is created by transporting a commodity. तो ये भी है, एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं, जैसे अमेजोन कितना ही करता है ना. वो क्या करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है. वो मान लो मुझे कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर करनी है जो यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं उसे बाहर से मंगवा सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल केरला के बनाना चिप्स, राइट. अब यहाँ के बनाना चिप्स जो होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं, बट मैं अमेजोन के थ्रू वहाँ से मंगा सकती हूँ. तो अमेजोन इज क्रिएटिंग अ प्लेस यूटिलिटी. ठीक है, सर्विस यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मे बी क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर. तो मैं अभी जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम क्रिएटिंग अ सर्विस यूटिलिटी.
ओके, नाउ टाइम यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाई स्टोरिंग सरप्लस गुड्स एट वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड सप्लाइड एट अनदर टाइम पीरियड व्हेन दे आर स्कार्स। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रख लिया जाता है ना, ताकि जब सीजन आएगा तब उसको वो लोग बेचना शुरू करेंगे। तो ये क्या होता है, इससे टाइम यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्म, यूटिलिटी, प्लेस, सर्विस, टाइम, आई होप आपको क्लियर होगी। और यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पर एक लाइन में दिया है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब एक चीज़ और है जो यहाँ पर आपको समझनी है प्रोडक्शन के टॉपिक में, दैट इज़ योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर जॉइंटली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं वो? देखो, 4 तरह के होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा एंटरप्रेन्योर एंड चौथा होता है कैपिटल। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये चारों चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इनकी कुछ सिंपल सी फीचर्स हैं वो भी देख लो। लैंड क्या होता है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कहते हैं, एंड लिमिटेड इन सप्लाई, एयर वाटर सन। एयर वाटर सन एक्सेट्रा भी लैंड में आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ याद रखना। लेबर में क्या होता है? फिजिकल और मेंटल एफर्ट, रिसीव इनकम और रिवॉर्ड। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस आपको इसे पढ़ना है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। ठीक है, बट आपके एग्जाम के लिए वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस बेसिक जिस्ट चाहिए अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, एंटरप्रेन्योर में देखो, कैरीज द रिस्क बिजनेस, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए कोई चाहिए तो वो एंटरप्रेन्योर होता है। कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल मीन्स, कैपिटल कुछ भी हो सकती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो अपने प्रोडक्शन में, जैसे कोई मशीन खरीदना, कोई इक्विपमेंट खरीदना, वो सब कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितनी चीज़ें लिखी हैं प्लीज़ पीपीटी में से पढ़ लेना। चाहो तो अभी ही स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा पीडीएफ देने में, बट इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, now let us talk about consumption. Consumption refers to the utilization or use of goods and services by individual, household, business, government to satisfy their wants. जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी गुड, कोई भी सर्विसेज अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग मेरे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, क्यों? बिकॉज आपका एग्जाम है, आपकी वांट है कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। Okay, that is why you are consuming this lecture, that is why you are consuming this video. Okay, it involves the final stage in the economic cycle where goods and services are bought, used and enjoyed. Key points जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि ये एक फाइनल स्टेज होती है इकोनॉमिक साइकिल की। पहले प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सबसे आखिरी में कंजम्पशन होता है, और उसके बाद से ये जो साइकिल है ये ओवर हो जाती है। कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है यूटिलिटी। कंजम्पशन इज ड्रिवन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो फिर कंजम्पशन नहीं होगा, विच इज द सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर गुड। यानी कोई भी यूटिलिटी कब क्रिएट होती है? जब हमें उस चीज की जरूरत होती है ना। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था यूटिलिटी क्या होता है, तो यूटिलिटी नहीं होगी तो कंजम्पशन भी नहीं होगा। कंजम्पशन होता ही इसीलिए है क्योंकि हमें यूज करनी होती हैं चीजें, राइट? यूटिलिटी हमें होती है। डिमांड एंड सप्लाई। Consumption is influenced by factors such as price, income, taste, preference, and availability of goods and services. The demand for goods and services determine the level of consumption, and the supply side ensures the availability of goods. देखो, कोई चीज कितनी डिमांड में है इस पे डिपेंड करता है कि उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं डोमिनोज का। डोमिनोज में क्या होता था? डोमिनोज की डिमांड जो है पहले बहुत कम थी, था ऐसा कि नहीं? बहुत, जब, आई डोंट नो आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे या नहीं, बट जब मैं एकदम टीन एज में थी तब तो मुझे पता ही नहीं था कि डोमिनोज क्या होता है। मतलब हमारे ग्रुप में अगर कोई डोमिनोज का पिज्ज़ा खा रहा था तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि अरे यार इन्होंने तो पिज्ज़ा खाया है, वो भी डोमिनोज का, ये तो बड़े आदमी है ना। ऐसे होता था। क्यों होता था ऐसे? क्योंकि उस टाइम पे डिमांड नहीं थी। बट आज के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कंजम्पशन भी देखो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो डिमांड एंड सप्लाई, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा कंजम्पशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग कंजम्पशन पैटर्न्स। अब कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, इस पे लोग स्टडी करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है,
तो कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंजम्पशन. टाइप्स ऑफ कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन कैन बी कैटेगराइज इनटू इंडिविजुअल कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट कंजम्पशन बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस. तो ये अलग अलग तरह के कंजम्पशन है. इंडिविजुअल अलग तरह से करते हैं, गवर्नमेंट अलग तरह से कंजम्पशन करती है, बिजनेसेस अलग तरह से कंजम्पशन करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको समझनी थी रिलेटेड टू योर कंजम्पशन टॉपिक. Now let us talk about distribution. Distribution क्या होता है? Distribution refers to the process of allocating and delivering goods and services from producers to consumers. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो भी गुड्स बन गए उसे हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे लेके जाएंगे. इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल्स एंड इंटरमीडिएट्स. बहुत सारे चैनल्स के थ्रू होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है गुड. ठीक है, की पॉइंट्स भी इसके हम लोग देख लेते हैं. पहला है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड होलसेलर, retailer, agents, brokers and e-commerce platforms that facilitate the movement of goods from producer to consumer. For example, you can take example of Zomato. ठीक है, now Zomato में क्या होता है कि आपने कहीं दूर से खाना ऑर्डर किया, अब वो खाना आप तक आ कैसे पा रहा है? क्योंकि Zomato जो है वो काम कर रहा है एज अ चैनल बिटवीन योर प्रोड्यूसर एंड यू आर अ कस्टमर. तो जिसने वो चीज़ बनाई है वहां से यहाँ तक ला कौन रहा है? जोमैटो ला रहा है. तो जोमैटो क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ऐसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन हो गया, है ना. होलसेलर क्या होते हैं? जैसे आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप सीधे फैक्ट्री तो नहीं चले जाते हो ना लेने. आप कहाँ जाते हो? आप एक शॉप पे जाते हो. होलसेल कौन सी शॉप्स होती हैं? जो बड़े लेवल पे होती हैं. जो छोटी दुकानें, जैसे मेरे एरिया में अगर कोई दुकान होगी, कोई शॉप होगी, तो वो एक रिटेलर शॉप है. रिटेलर वाले जो होते हैं वो होलसेलर वालों से लेते हैं और होलसेलर के पास प्रोडक्शन से या कह सकते हो फैक्ट्री से डायरेक्टली आता है सामान. ठीक है, तो ये एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. इतने सारे फेजेस से होके फिर फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास आ पाता है. नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स. डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज. अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग जहाँ पर सामान को रखा जाता है. फैक्ट्री से सामान लाके वेयर हाउस में रखा जाता है, फिर वेयर हाउस से वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दुकानों में आता है, शॉप्स में आता है, राइट. मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट स्ट्रक्चर सच एज मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज और कॉम्पिटिटिव मार्केट विच इम्पैक्ट प्राइसिंग. अब इन सारी चीज़ों से भी क्या है कि प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो चेंज होते हैं, है ना. बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट अलग लग जाती है. आप लोगों ने दिया होगा ना डिलीवरी चार्जेस कई बार अमेजोन पे, तो वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही है. ठीक है, तो आई होप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा. Now let us understand what is income and expenditure. Income refers to the regular payment of money of an individual will receive or earn from work. Income क्या होती है? जो हम लोग कमाते हैं, जो जो हम लोग काम करने के बाद अर्न करते हैं, उसको हम लोग इनकम कहते हैं. एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर refers to the amount of money an individual pays out or spends. Example include payment for mortgage or rent, utility bills. यानी इनकम का मतलब क्या होता है कि जब हम पैसे कमाते हैं, है ना, और एक्सपेंडिचर मतलब जब हम खर्च कर देते हैं. तो इनकम के थ्रू हमारे पास मनी आती है, एक्सपेंडिचर्स के थ्रू मनी चली जाती है. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक से टर्म्स हैं, बट आपके सिलेबस में मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है. एक सिंपल सी डेफिनेशन है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई. द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी of commodity which produces desire to sell to consumers. Supply is desired flow. It indicates how much firms are willing to sell per period of time and not how much they actually sell. मतलब सप्लाई का मतलब होता है कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर बनाता है ताकि कंज्यूमर का जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो सके. ठीक है, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है? सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज एक्चुअली ब्रॉट इनटू द मार्केट. मार्केट में कितनी कमोडिटीज हैं टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, उसे हम सप्लाई कहते हैं. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी विच कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल. सप्लाई वो होता है जो एक्चुअल मार्केट में चीज़ें होती हैं, कितनी कमोडिटीज, कितनी सप्लाई एक्चुअली होती है. और स्टॉक वो होता है कि कितनी हो सकती हैं. ठीक है, इट इंडिकेट्स ओनली द एक्चुअल सेल इनकर्ड इन द मार्केट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन फ्लो ऑफ गुड्स पर टाइम पीरियड. एक
फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल विंटर की सप्लाई में और समर की सप्लाई में डिफरेंस होता है, ओके क्योंकि प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही अगर आप फेस्टिवल्स ले लें, फेस्टिवल के टाइम के पे भी क्या होता है कि सप्लाई चेंज हो जाती है। स्टॉक क्या होता है, इट इंडिकेट्स पोटेंशियल सप्लाई इन द मार्केट, इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन फ्लो। इसमें क्या होता है कि एक पोटेंशियल सप्लाई देखी जाती है कि एक मार्केट में कितना स्टॉक आ सकता है, ठीक है। तो सप्लाई और स्टॉक पे डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज योर टाइप्स ऑफ सप्लाई। तीन तरह की सप्लाई होती है, मार्केट पीरियड सप्लाई, लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड शॉर्ट टर्म सप्लाई यानी शॉर्ट पीरियड सप्लाई। मार्केट पीरियड सप्लाई में क्या होता है, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम इफ प्राइस हैज इंक्रीज्ड। मतलब ये सप्लाई जो है वो चेंज नहीं होती है बिल्कुल भी, अगर प्राइस बढ़ भी जाए तब भी। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड सप्लाई, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय यूजिंग मोर वेरिएबल फैक्टर्स सच एज स्किल्ड लेबर्स एंड रॉ मटेरियल्स, द प्लांट साइज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है, शॉर्ट पीरियड सप्लाई में जो कमोडिटी की सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, एक या दूसरे वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। लॉन्ग पीरियड सप्लाई में क्या होता है, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग बोथ। इसमें क्या होता है कि प्लांट साइज और वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप इंक्रीज करके कमोडिटी की जो सप्लाई है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये बस तीन नाम है जो आपको याद रखने हैं, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड। डिमांड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से सीयूईटी ने पूछा भी है। डिमांड क्या होता है, डिमांड फॉर अ गुड refers to the desire to buy a good backed with sufficient purchasing power and willingness to spend। जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आपके पास पावर होती है, परचेजिंग पावर क्या होती है कि आपके पास पैसे हैं टू बाय समथिंग, ठीक है, आपके पास पैसे हैं कि आप कुछ खरीद सकते हैं और आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और तब आपको जो डिमांड होती है, तब आपको जो जरूरत होती है उसे हम डिमांड कहते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइम मुझे डिमांड है कि मुझे पानी पीना है, तो मुझे जाकर पानी खरीदना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास परचेजिंग पावर है, ठीक है। आपके पास क्या है कि जैसे अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं, आपको कल एग्जाम है, आपकी डिमांड है कि आपको वीडियोस देखना है, तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और इंटरनेट होने के लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपके पास अगर परचेजिंग पावर है, विलिंगनेस है खर्च करने की, तो फिर कह सकते हैं कि आपको इंटरनेट की डिमांड है, आपको मेरे वीडियोस की डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड में तीन चीजें होती हैं। पहला है डिजायर, एक डिजायर होना बहुत जरूरी है कि आपको वो चीज चाहिए। परचेजिंग पावर यानी आपके पास पैसे होना जरूरी है ताकि आप खरीद सकें। विलिंगनेस टू बाय, और एक अंदर से होना चाहिए कि हाँ मुझे खरीदना है। जब ये तीनों चीजें होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ उस चीज की डिमांड है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बस ये तीन चीजें कि डिजायर, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू बाय इज इक्वल टू योर डिमांड। Now we will understand the types of demand. This is also important because यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डिमांड के टाइप्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और इकोनॉमिक्स में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कुछ ग्राफ्स वगैरह के थ्रू, पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीनिंग देखेंगे, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एट डिफरेंट प्राइजेस। It shows the amount of goods that consumer are actually buying. For example, usually a consumer would buy 3 loaves of bread per week, but if he has an unexpected drop in income, he may not be able to afford the loaves. When his income returns to normal, his latent demand will return to effective demand. Effective demand का मतलब क्या होता है, सिंपली इतना समझो कि कोई भी कस्टमर कितना विलिंग कर रहा है और कितना एबल है कोई भी गुड परचेज करने के डिफरेंट प्राइजेस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई इंसान जिसको जो 3 लोव्स ऑफ ब्रेड यानी समझ लो 3 पैकेट वो ब्रेड के खरीदता था हर हफ्ते, अचानक से क्या होता है कि उसकी इनकम कम हो जाती है। जब उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो नहीं अफोर्ड कर पाता है ब्रेड, तो वो नहीं लेता है, ठीक है। और जब उसकी इनकम नॉर्मल हो जाती है तो वो वापस से 3 लोव्स ऑफ ब्रेड लेने लगता है। तो ये क्या है, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड जो है वो आपकी परचेजिंग पावर, आपकी इनकम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और वो चेंज होती रहती है। इफेक्टिव डिमांड वो होती है कि आप एक्चुअली में क्या बाय कर रहे हो, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस एंड विद इन अ स्पेसिफिक मार्केट।
इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव डिजायर एंड परचेजिंग पावर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। मतलब एक मार्केट में जब आप जाते हो ना, तो वहां पर आप देखते हो ना किस चीज की ज्यादा दुकानें हैं, किस चीज की ज्यादा डिमांड है। ओके, वही होती है मार्केट डिमांड। यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक कंज्यूमर कितना ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा कंज्यूमर विलिंग है परचेज करने के, ठीक है, एक स्पेसिफिक मार्केट में। इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव डिजायर, सबकी डिजायर को लेके हम मार्केट डिमांड को बोलते हैं। इफ 30,000 पीपल कैन अफोर्ड इट एंड ऑल 100% आर विलिंग टू बाय, द मार्केट डिमांड इज 30। ठीक है, जैसे कि कभी कभी आपने देखा है ना, जब प्याज के रेट चेंज होते हैं, ऑनियन के रेट चेंज हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। लोग लाके ऑनियन को स्टॉक करने लगते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि मार्केट डिमांड, कि 25,000 लोग हैं, लेट्स से 10,000 लोग हैं, तो सबकी डिमांड है कि वो उनको प्याज चाहिए, तो मार्केट डिमांड जो है प्याज की है वो हाई रहेगी। ओके, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया की क्या डिमांड है, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? इम्प्लाइज द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैव मल्टीपल यूजेस। इट मे बी एज अ फाइनल प्रोडक्ट और एज रॉ, ऐसी चीज जिसकी डिमांड हो और उसके मल्टीपल यूजेस हो। फॉर इंस्टेंस, वुड इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर एंड पेपर amongst a significant number of other application। यानी वुड एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों के लिए डिमांड में रहता है, चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए हो, पेपर बनाने के लिए हो, है ना, सिर्फ आग जलाने के लिए भी हमें वुड चाहिए होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड में। ठीक है, जॉइंट डिमांड क्या होता है? रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट और सर्विस जनरेट्स डिमांड फॉर अनदर। यानी एक चीज की डिमांड की वजह से आपको दूसरी चीज की भी डिमांड करनी होगी। दैट मीन्स आपको दूसरी चीज भी चाहिए होगी। जैसे अगर आपको प्रिंटर की डिमांड है तो फिर आपको इंक भी लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है? जॉइंट डिमांड। इसमें क्या होता है कि एक अगर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जॉइंट डिमांड में क्या होता है, विदाउट वन अनदर विल नॉट फंक्शन। जैसे अगर आपने मोबाइल तो खरीद लिया, बट अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आपके मोबाइल आप यूज नहीं कर पाओगे उस तरीके से, है ना। या फिर आपके पास, आपको सोशल मीडिया एक्सेस करना है बट आपको इंटरनेट नहीं है आपके पास, तो क्या है ये, आप नहीं चला पाओगे सोशल मीडिया। तो इस तरीके से आपको जॉइंट डिमांड के एग्जाम्पल्स देखने हैं, अपने दिमाग में फ्रेम करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल अच्छा खासा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सी डिमांड है। ठीक है, नाउ डिराइव्ड डिमांड क्या होता है? अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूसेस अ कोरिस्पॉन्डिंग डिमांड फॉर अ रिलेटेड गुड। द डिमांड फॉर ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर गैसोलीन, diesel, fuel, and other petroleum products. If the demand for these products increases, the demand for oil will also increase. So derived demand का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग में भी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, जैसे ऑयल की बात अगर अगर हम करें तो गैसोलीन, डीजल, इन सब की जो डिमांड है वो क्या है, वो बढ़ेगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, ये भी देख लेते हैं एक बार कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो है, लॉ ऑफ डिमांड को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट। ये चीज आप याद रखिएगा कि ये क्या एक्सप्लेन करता है लॉ, रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। यानी एक मार्केट में प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या डिमांड करी जा रही है कमोडिटी की, इसको, इसके बीच का जो रिलेशन बताता है वो है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज आपको याद रखनी है। Under the same condition of demand, the quantity of a commodity bought tends to vary inversely with its price। याद रखना, जो क्वांटिटी है एक कमोडिटी की वो प्राइस के साथ इनवर्सली होती है। इनवर्सली मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटती है और दूसरी चीज के बढ़ने से पहली वाली चीज जो है वो बढ़ती है। क्या है इसका मतलब? देखो, एट अ हायर प्राइस लेस ऑफ कमोडिटी वुड बी परचेज्ड एंड अ लो प्राइस मोर ऑफ इट वुड बी परचेज्ड प्रोवाइडेड द कंडीशन ऑफ डिमांड रिमेन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, लेट्स से टोमेटो की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, सबको चाहिए टोमेटो, तो क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा टोमेटो प्रोड्यूस हो जाएंगे एक मार्केट में, तो क्या होगा? उसके प्राइस जो है वो गिर जाएंगे। ठीक है, प्राइस जो है वो सस्ती हो जाएगी वो चीज।
और जब प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना। और अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, क्योंकि उसे कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो आजकल आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक टाइम पे आईफोन को खरीदना बहुत मुश्किल होता था, एक ऐसी कमोडिटी वो होती थी कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट अब क्योंकि उसकी डिमांड, उसकी प्राइजेस कम हो गए हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर इंसान के पास आजकल आपको आईफोन दिख जाएगा, है ना। बट फिर भी अगर आप कुछ बड़े प्रोडक्ट्स, ऐसे लग्जूरियस प्रोडक्ट देखो, कोई बहुत अच्छी कार देखो, तो उसकी डिमांड अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होते हैं उसकी डिमांड जो है वो कम होती है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कुछ बातें बोली हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस घटेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, एंड इसमें जो रिलेशन है वो इनवर्सली होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ओके। Now let us talk about globalization, liberalization and privatization. Globalization is the process of international integration arising from interchange of worldviews, product, ideas and other aspects of culture. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनेशनली इंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब कोई चीज़ जो इंडिया की है वो आपको अमेरिका में भी दिखेगी, कोई चीज़ जो अमेरिका की है वो आपको इंडिया में भी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अमेरिका जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, ठीक है। ऐसे ही जब अमेरिकन यहाँ आते हैं तो उनको दिखता है यहाँ पे डोमिनोज भी है, यहाँ पर मैकडी भी है ना। तो ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमारी जो रीच है, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इतना बढ़ गया है कि अब हम लोगों को दोनों की चीजें दिख रही हैं इधर उधर, है ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, बहुत तेजी से होता है इंटीग्रेशन। इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, काफी ज्यादा कंट्रीज का आपस में मिलना इज कॉल्ड व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पा रही हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, आपको पता ही है आजकल कितने ब्रांडेड बाहर की कंपनीज हैं जिनके कपड़े आप लोग ले सकते हो, पहले ऐसा नहीं था, है ना। देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। ग्लोबलाइजेशन एक तरीका है जिससे कि आप जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कनेक्टेड रख सकते हो। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्री। और ये होता क्यों है? क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, है ना, हम बाहर जाते हैं, बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये भी इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ बैरियर एंड रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हटा देता है फॉरेन ट्रेड के लिए। गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ये भी याद रखना कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ये ट्रेड बैरियर्स इसलिए लगाती है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, यानी हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्री और गुड्स हैं, वो फॉरेन कॉम्पिटिशन से जो है वो प्रोटेक्टेड है, ओके। अब एग्जाम्पल में टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, यानी इम्पोर्ट्स पे टैक्स लगा दिया जाता है। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो इम्पोर्ट लोग नहीं करेंगे, है ना। अराउंड 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। बट 1991 में क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आ गई। अब लिबरलाइजेशन की वजह से ही क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, है ना। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यानी जो भी प्रॉपर्टी है वो पब्लिक सेक्टर से हो जाती है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब तीनों में हम लोग एक डिफरेंस जैसा देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आए। देखो, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट। यानी जो भी ओनरशिप है वो पब्लिक से चली जाती है प्राइवेट सेक्टर के पास, इसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बहुत पुराना, यू कैन से, मान लो BSNL का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी BSNL क्या है? वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, बट लेट से उसको लॉस होता है, वो चल नहीं पा रही है, कल को गवर्नमेंट उसको प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकती है ना। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना कुछ ऐसा है जो पहले अंडर गवर्नमेंट था, पब्लिक था, और अभी वो प्राइवेटाइज हो चुका है ना। इट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन बिजनेस एंड सर्विसेज। इससे हमें प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बस ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन दिखता है बिजनेस में,
ठीक है। इट हेल्प्ड इन रिमूविंग मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे कि हमें पता ही है, गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, वहाँ पे लो एफिशिएंसी होती है, वहाँ पे काम तो हो रहा होता है बट उस तरीके से नहीं हो रहा होता है, बहुत ही स्लो हो रहा होता है ना। सारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, अच्छी सर्विसेज नहीं होती हैं, तो क्या होता है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। प्राइवेटाइजेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। नाउ टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन, इट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी की बात होती है, उन सारी एक्टिविटीज में स्टेट का जो है वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच कंपिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इंक्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे गुड्स की इंटरनेशनली ज़्यादा रीच जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इट हेल्प्ड in removing trade barriers which hampers the trade, and because of this economy misses many good or better quality। तो देखो हमारे जो गुड्स हैं अगर उनकी डिमांड इंडिया के बाहर भी होगी तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना। लिबरलाइजेशन जो होता है वो प्राइवेटाइजेशन से नैरो होता है, ये याद रखना। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट मीन्स ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है। आप आराम से इंडिया आ सकते हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं, आप इंडिया की चीज़ें ले जाके कल्चर के पार्ट वहाँ पर भी शो कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन एमंग कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस, तो ये मैंने अभी बताया। It helped in setting up of domestic companies in other countries so that they can do their business। ऐसा भी होता है, मैंने भी बताया ना कि जब आप अमेरिका जाओगे तो आपको वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। तो ये क्या है, बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनीज हैं जो बाहर तक जा चुकी हैं और उनकी रीच बहुत बढ़ गई है ना। जो कंपनी आप यहाँ पे यूज़ करते हो मे बी आपको वही कंपनी अमेरिका में भी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अशोक मसाला, वो एक अशोक का मसाला आता है ना, या MDH मसाले। तो ये जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, हो सकता है इसी कंपनी के मसाले आपको अमेरिका में भी मिल जाएं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पा रहा है। और ग्लोबलाइजेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, अगर उसे कंपेयर करें हम प्राइवेटाइजेशन से, लिबरलाइजेशन से, तो इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक। Next concept is industrialization. Now, what is industrialization? Industrialization is a transformation away from agriculture or resource-based economy towards an economy based on manufacturing. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमी में या एक सोसाइटी में मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, इन सब चीज़ों का बढ़ जाना। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अ ग्रेटर एवरेज इनकम एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जाहिर सी बात है, जब मशीनरी बढ़ेगी, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, तो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, है ना, प्रोडक्ट ज़्यादा बना पाएंगे हम लोग, ज़्यादा सेल कर पाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा लोगों का। ठीक है। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन अकर्ड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूरोप में हुआ था, और ये कब हुआ था, 18-19 सेंचुरी के बात है ये। ठीक है। की फीचर्स जरूर देख लो क्योंकि फीचर्स आते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ लेबर। वर्क इज सेपरेटेड इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड टास्क। तो इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर आया, हर स्टेप पे अलग अलग तरह के लेबर होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक स्कॉलर भी हूँ, मैं रिसर्च भी करती हूँ, बट अभी मुझसे कह दिया जाए कि आप जाकर कुछ और कर लो, लेट से किसी मॉल में मैनेजर बन जाओ, तो मैं नहीं कर पाऊंगी वो काम। क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर है, मेरी स्पेशलाइजेशन एकेडमिक्स में है ना। तो ये चीज़ है, तो डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आया। रैशनलाइजेशन क्या होता है, देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड स्टैंडर्ड्स एंड साइंस, यानी साइंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो रैशनलाइजेशन आएगा। लोग जो है वो रैशनली देखेंगे चीज़ों को, रीजन करेंगे, है ना। मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन मतलब बहुत लार्ज स्केल पे फैक्ट्रीज आएंगी तो मैकेनिक्स जो है वो बढ़ेंगे। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड से होंगी सारी चीज़ें। ओके। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा कि एक आपको हायरार्की दिखेगी हर ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर कोई टॉप लेवल पे होगा, कोई लो लेवल पे होगा, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखना है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। एंड ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर एग्रीकल्चर से हम चले जाते हैं सीधे मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी पर। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज का मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस होना सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर में। अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस, यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी लिखा हो सकता है, मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो योर चेंजेस। जब हमारी सोसाइटी में कोई चेंज होने लगता है, जो हम देखते हैं
दैट इज योर सोशल चेंज, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में या सोशल ग्रुप में। ओके, नाउ अप्रोच दो तरह के होते हैं, पहला है फंक्शनल, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट। सोशल चेंज शुड सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी विद द गोल ऑफ मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं कि सोशल चेंज का जो गोल है वो होना चाहिए इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाना, है ना, तो उनके हिसाब से सोशल चेंज जो है वो ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट वाले क्या कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो सोशल चेंज आ जाता है, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको बस सोशल चेंज का मीनिंग पता होना चाहिए एंड आपको सोशल चेंज के कुछ वो पता होने चाहिए फीचर्स, बिकॉज फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है, पीवाईक्यू में इस पे क्वेश्चन था जहाँ पर ये पूछा था, शायद कुछ 4 स्टेटमेंट दे दिए थे जिसमें से एक जो है वो गलत था। तो हमेशा याद रखना सोशल चेंज एक सोसाइटल लेवल पे होता है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई इंसान है वो अपनी हैबिट्स चेंज कर रहा है, वो सुबह उठ के ब्रश करने लगा है, तो ये एक सोशल चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल चेंज है। सोशल चेंज होता है एक बड़े लेवल पे। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आप एग्जाम्पल मान सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, लाइफ चेंज हो गई, है ना, एक बड़े लेवल पे चेंज आया था। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द फीचर्स। चेंज इज सोशल, हमेशा याद रखना चेंज जो हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो सामाजिक लेवल पे हो रहा है, सोशल लेवल पे हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, इनएविटेबल होता है, टेम्पोरल होता है, डिग्री और रेट ऑफ चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म, चेंज मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, सोशल चेंज इज मल्टी कॉजल, सोशल चेंज क्रिएट्स चेन रिएक्शन एंड प्रिडिक्शन इज अनसर्टेन, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसमें आपको याद रखने हैं। किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो टेलीग्राम है आप मुझसे वहां पर भी पूछ सकते हो। नाउ वी विल सी कि लेबर क्या होता है। लेबर इज अ मेजर ऑफ वर्क डन बाय ह्यूमन। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो दैट इज माई लेबर दैट आई एम डूइंग, राइट, आई एम डूइंग वर्क। ओके, इट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्लीज रिमेंबर ये एक तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कॉस्ट ऑफ लेबर इज द सम टोटल ऑफ वेजेस पेड टू एम्प्लॉय। कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होता है कि जो वेजेस हम पे करते हैं एम्प्लॉय को वो उसकी कॉस्ट होती है। लेबर मार्केट इज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेबर मार्केट क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं ना कि जॉब नहीं है, लेट्स से सोशोलॉजी में हम बात करें तो हम कहें कि यार जॉब ही नहीं है, सोशल वर्क में ज़्यादा जॉब है, ऐसा क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि लेबर मार्केट जो है वो सोशोलॉजी का अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो ये होता है लेबर मार्केट। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रियल जीडीपी प्रोड्यूस बाय एन आवर ऑफ लेबर, यानी एक लेबर कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, दैट इज हिज और हर लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो ये लेबर और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ लेबर भी आपको याद रखना है। पहला है अनस्किल्ड लेबर, डज नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग। अनस्किल्ड लेबर कौन होते हैं, जिनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सेमी स्किल्ड लेबर कौन होते हैं, जिनको एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वेज एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो एक बॉस जिनको सुपरवाइज करता है, रिसीव अ सेट वीकली बाय वीकली वेज एज वेल एज बेनिफिट्स, जिनको हर हफ्ते या हर महीने पैसे मिलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज वर्क टू बी प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट इज पेड ईदर कमीशन और सेट, यानी आपको कमीशन में पैसे मिलते हैं, आपको काम बता दिया जाता है, उस हिसाब से आप काम करते हो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। बेनिफिट्स इसमें एज सच कोई नहीं होता है, ठीक है, तो लेबर में आपको बस इतना ही समझना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल चेंज को एक साथ भी दे दिया जाता है, बट दैट इज नॉट द केस। देखो सोशल चेंज जो होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है, सोशल चेंज अभी भी चल रहा है, हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है धीमे धीमे। हम लोग देखो कितना ज़्यादा मैकेनिकल हो गए हैं, कितना ज़्यादा रोबोटिक हो गए हैं, है ना, लाइफ शायद बची ही नहीं है, इवन एज अ स्टूडेंट लाइफ भी, क्योंकि मैं भी कभी एक स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी हूँ, मैं एक लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ आई थिंक। तो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो वॉट वी अंडरस्टैंड इज वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन वी स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना है जो कभी खत्म ही नहीं होता है ना, तो एक रोबोटिक लाइफ हो रही है। अगर आप जॉब करते हो तो आप देखते हो आप सुबह उठते हो वही सेम रूटीन एवरी सिंगल डे, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से शाम को घर आते हो, उसी रूट से आते हो, वही सेम लाइफ। तो ये क्या ये एक तरह का सोशल चेंज है ना। पहले की लाइफ ऐसे नहीं होती थी, हमारे मम्मी पापा की लाइफ शायद ऐसी नहीं होती थी जहां पर वो इतना ज्यादा रोबोटिक हो, है ना, बट हमारी है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है,
Social transformation is the process by which an individual alters the socially ascribed social status of their parents into socially achieved status for themselves. For example, कि मेरा जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं एक SC हूँ या मैं एक ST हूँ, लेट्स से, है ना, मैं एक ST हूँ। नाउ मेरा सोशल जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, बट मैं पढ़कर, मैं एग्जाम देकर, मैं एक अच्छी जॉब लेकर, लेट्स से मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। तो डॉक्टर बनने के बाद क्या हुआ, मेरा जो अचीव्ड स्टेटस है वो मैंने पा लिया, है ना, मैंने मैंने आप एक स्टेटस अचीव कर लिया सोसाइटी में, और उससे क्या होगा, उस अचीव स्टेटस से मेरा सोशल स्टेटस जो है वो अच्छा हो जाएगा, है ना, और मेरे पेरेंट्स का भी अच्छा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हाउएवर अनदर डेफिनेशन रिफर्स टू लार्ज स्केल सोशल चेंज एज इन cultural reform or transformation. The first occur with the individual and the second with the social system. तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बड़े लेवल पे भी होता है और वो छोटे लेवल पे भी होता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, बट सोशल चेंज जो है वो कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा, ये याद रखना, इंडिविजुअल लेवल पे ये नहीं होता है, ठीक है। Social transformation in this context requires a shift in collective consciousness of a society, local, state, national. Social transformation हर लेवल पे हो जाता है। Scientific discoveries have triggered many social transformation. ठीक है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग देखते ही हैं आज के टाइम में। जैसे पहले हम लोगों को वॉच चाहिए होती थी टू सी द टाइम, बट आजकल क्या है, मोबाइल में ही हम लोग देख लेते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ द 20th सेंचुरी ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी में जो ट्रांसपोर्टेशन था, कार, प्लेन्स, ट्रेन्स, अभी क्या है, 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, नेटवर्क, नॉलेज, बिट्स, प्रॉस्पेरिटी, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कितना देखो चेंजेस आ गई हैं, पहले वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें इन्वेंट की गई थी, अब आज के टाइम में चीज़ें बदल चुकी हैं। सो आई होप यहाँ पर आपको सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। Now let us start some important environmental concepts. So environment होता क्या है? Environment can be defined as a sum total of all living and non-living elements and their effects that influence human life. Environment में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो living हो, non-living हो, है ना। While all living or biotic elements are animal, plants, forest and birds, non-living are abiotic. याद रखना, living को हम लोग biotic कहते हैं और non-living को हम लोग abiotic elements कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम लोग environment की बात करते हैं तो ये दोनों ही चीजें वहां पर आ जाती हैं। ओके, UN General Assembly designated 5th June as World Environment Day, marking the first day of Stockholm Conference on the Human Environment. याद रखना, 5 जून को हम लोग इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और ये UN जनरल असेंबली ने दिया था हमें, ठीक है। मार्किंग द फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो एक हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, उसको मार्क करने के लिए ये डे बनाया गया है। 2024 की थीम भी आपको याद रखनी है, एक्सेलरेटिंग लैंड रिस्टोरेशन, ड्रॉट रेजिलियंस एंड डीसर्टिफिकेशन प्रोग्रेस, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर वी आर स्टार्टिंग आवर एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब हम आज के टाइम में जितनी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी चीज़ें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, उनको हम उस हिसाब से लें, यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हम पानी वेस्ट करते हैं, अगर हम फूड वेस्ट करते हैं, अगर हम प्लांट्स वेस्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कंजम्पशन करेंगे और फालतू का कंजम्पशन करेंगे तो क्या होगा, हम तो अभी कर लेंगे सब कुछ, बट फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होगी। आने वाले टाइम में उनके पास पानी नहीं होगा, उनके पास पेड़ नहीं होंगे, है ना, उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगी अगर पेड़ नहीं होंगे तो इस तरीके से आपको समझना है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि आप आज जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, आप ये चीज़ें कंज्यूम इस बेसिस पे कर रहे हो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको नुकसान ना हो, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट तो हो बट वो एक सस्टेन वे में रहे, चलता रहे, ये ना हो कि आज डेवलपमेंट कर लिया बहुत ज़्यादा और बाद में सारी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्लियर। नाउ कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लो। दिस मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ थी ये डेवलपमेंट? ब्रेटलैंड कमीशन जो है, एक रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर 1987, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये डेफिनेशन हमें दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर कंसर्न एफर्ट टुवर्ड बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है।
नीति आयोग हैज, ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग हैज रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन्होंने एक SDG इंडेक्स 2.0 निकाल दिया है नीति आयोग ने, ठीक है। द इंडेक्स डॉक्यूमेंट्स द प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, इंडिया की प्रोग्रेस दिखती है कि वो कैसा कर रहा है 2030 के जो भी SDG टारगेट हम लोगों को करने हैं, कितने हैं वो भी हम लोग देखेंगे। 17 टोटल SDG हैं। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कुछ गोल्स हैं इसके अंदर जो आप सारी कंट्रीज को फुलफिल करने होते हैं। तो इंडिया का जो भी प्रोग्रेस है वो कहाँ पे है, SDG इंडेक्स 2.0 पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 2020 विल बी द 5th एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ SDG बाय यूनाइटेड नेशन। 2020 जो था उसमें 5th एनिवर्सरी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है भाई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, चीजें जो हैं वो कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसलिए बहुत जरूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम काम करें, ठीक है। ये कुछ आगे के फैक्ट्स हैं, ये सारे जो हैं वो आप देख सकते हो बाद में, मैं भी PDF से शेयर कर दूंगी, आप वहां से पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ऑल GK। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल गोल्स जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से आया है और इस बार भी चांसेस हैं कि आएगा, सारे ही आपको याद रखने हैं। फर्स्ट बात करता है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th लाइफ बिलो वाटर, 15th life on land, 16th peace, justice and strong institution, and last is your partnership for the goods, ठीक है। ये 17th वाला आई थिंक बाद में ऐड हुआ है, तो ये आपको सारे ही याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बहुत ही इजीली, और बना है लास्ट PYQs में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। So now let us talk little bit about atmosphere. The atmosphere is a mixture of gases that surrounds the earth. याद रखना, atmosphere एक gases का mixture होता है जो earth को surround करता है. It helps make life possible by providing us air to breathe, shielding us from harmful ultraviolet UV radiation coming from the sun, trapping heat to warm the planet and preventing extreme temperatures डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, ठीक है। तो ये सारे ही काम है जो एटमॉस्फेयर करता है, आपको ये याद रखना है। लाइफ प्रोवाइड करने के लिए पहला हमें एयर देता है, हमें ऑक्सीजन देता है ताकि हम ब्रीथ कर पाएं, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है जो कि सन से आ रही होती है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना तो हम लोग जल चुके होंगे, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 10 अप्रैल को जो है वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे होता है, एज मैंने जितना भी सर्च किया मुझे यही डेट मिली, और इसको हम लोग सिबलिंग्स डे भी मनाते हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WMO वेबसाइट, द थीम ऑफ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे दैट इज ऑन 23rd 2024, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम जो थी वो थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इस साल की जो थीम थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इट हैज बीन सेट इन द वेक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 विच कमिट्स टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अभी हम लोगों ने देखे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो वहां पर जो 13th गोल है उसको उस पर काम करने के लिए ये वाला दिन जो है वो बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सेकेंड होती है स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, जो हमारा एरोप्लेन उड़ता है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर उड़ता है, और वहां पर ही होती है ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो होती है वो होती है ओजोन लेयर। यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स बिकॉज क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस, ठीक है। देन आता है आपका मेसोस्फेयर, देन आता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ही होती है सैटेलाइट, ठीक है। एग्जॉस्फेयर सबसे ऊपर, एग्जॉस्फेयर में आपको मिलती है स्पेसशिप, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन रिगार्ड with your topic atmosphere. Now let us talk about the important types of pollution because this is also in your syllabus. यहाँ पर 5 तरह के pollution के types हैं, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे।
एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर थ्रू हार्मफुल गैसेस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ। यानी कि एयर में जब केमिकल्स का रिलीज हो जाता है तो वो हो जाता है एयर पॉल्यूशन। अब वो बहुत जगह से होता है रिलीज, गाड़ियों में आपने देखा होगा, किसी किसी गाड़ी में एकदम ब्लैक कलर का धुआं दिखता है ना, वो क्या है, वो एयर पॉल्यूशन है। पॉल्यूटेड एयर कैन इम्पीड ब्रीदिंग एंड कॉज मेनी सीरियस डिजीज। और अगर पॉल्यूटेड एयर होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को ही इससे प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज योर लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाय ह्यूमन आर लेफ्ट टू एक्यूमुलेट ऑन अर्थ सरफेस। ये जो हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोगों ने चिप्स का पैकेट खाया और वहीं फेंक दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज लैंड पॉल्यूशन। हम अपनी जो अर्थ का लैंड है, अर्थ का सरफेस है, उसको गंदा करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जो सॉइल में मिला दिए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, ताकि उसमें कीड़े ना लगे, वो फसल जो है वो खराब ना हो। तो इससे भी क्या होता है, वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है और लैंड पॉल्यूशन होता है। इंजेक्शन ऑफ वेस्ट कैन इंज्योर और पॉइजन एनिमल्स। इससे क्या होता है, जब हम लोग ऐसी चीजें बाहर फेंक देते हैं वेस्ट में, तो वो जो बाहरी एनिमल्स हैं वो उसे खा लेते हैं और वो पॉइजन हो जाते हैं। केमिकल्स कैन ऑल्सो इंटर द सॉइल एंड बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स भी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लैंड पोल्यूशन में होती हैं। नेक्स्ट इज योर नॉइस पोल्यूशन। Humans produce excessive amounts of loud noise including industrial and vehicle sources। तो जब आप कभी मार्केट गए होंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से हॉर्न बजा रहे होते हैं सारे, जितनी भी गाड़ियां व्हीकल्स होती हैं, है ना, तो वो क्या है, नॉइस पोल्यूशन है। एक्सेसिव नॉइज इन द एनवायरनमेंट कैन इंटरफेयर विद एनिमल्स कम्युनिकेशन। अगर हम बहुत तेज तेज गाने बजाएंगे, बहुत तेज तेज हॉर्न वगैरह बजाएंगे, तो क्या होगा, एनिमल को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। इट कैन ऑल्सो हार्म एनिमल दैट रिलाई ऑन द साउंड फॉर नेविगेशन और हंटिंग। सो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है नॉइस पोल्यूशन से, और हमें भी होता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन। टॉक्सिन्स फ्रॉम ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर वाटर सप्लाई। सो अगर पानी को आप गंदा कर रहे हो, लेट्स सी कोई रिवर है और कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का वेस्ट अगर उस रिवर में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर कैन बी अ मीडियम फॉर मेनी पैथोजेंस, इट कैन कॉज डिजीज। और बहुत ज़्यादा हम देखते ही हैं कि पानी से रिलेटेड बीमारियां कितने लोगों को होती है। आज के टाइम में ही आप देख रहे हो हर इंसान के यहाँ फिल्टर लगा हुआ है। वाई दे हैव फिल्टर, बिकॉज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। नाउ वी शुड टॉक अबाउट लाइट पोल्यूशन। ह्यूमन produce excessive amounts of artificial light that interfere with natural cycle of light and darkness in the environment। ठीक है, हमारे पास इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल सोर्स हो गया है लाइट का कि हम बहुत ज़्यादा जो नेचुरल लाइट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर्टिफिशियल लाइट कैन कंफ्यूज नॉक्टर्नल एनिमल एंड एनिमल्स विच हंट। तो ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो एनिमल को नुकसान करती है। 5 तरह के ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, इनके मीनिंग और इनसे क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। So now we are starting with the psychological concepts, and before starting I would like to tell कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने आज से कभी पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो अगर कोई साइकोलॉजी वाला है और उसे लगे कि मैं कहीं पे गलत हूँ, तो मुझे कमेंट में प्लीज़ आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स में पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज ऑफ सेल्फ। सेल्फ आपके सिलेबस में मेंशन है। देखो, सेल्फ क्या होता है, ये एक तरह की इमेज होती है जो हम खुद अपने आप को कैसे देखते हैं। इट इज द इमेज वी हैव ऑफ आवर सेल्व्स। एक इमेज जो हम अपनी खुद की बना के रखते हैं, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फोर्सेस इंक्लूडिंग आवर इंटरेक्शन विद इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ्स। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कैसे लोग हैं, है ना, किस तरह का इंटरेक्शन आप करते हो लोगों के साथ, उस पर निर्भर करता है आपका जो सेल्फ इमेज है, ठीक है। इट इज हाउ वी परसीव आवर बिहेवियर, एबिलिटीज एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने बिहेवियर को कैसे देखते हैं, दैट इज वॉट इज कॉल्ड सेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, beliefs such as I am a good friend or I am a kind person are part of an overall self concept। तो अगर मैं ऐसे कहूँ that I am a good teacher, तो that means what, that is a self concept। मैंने अपने आप को कैसे देखा, ठीक है। अब एक थ्योरी है जो भी हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है सेल्फ इमेज, दूसरा है आइडियल सेल्फ, और तीसरा है सेल्फ इस्टीम, ठीक है। किसने दी थी ये थ्योरी, हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो किसने दी थी ये थ्योरी, हम लोग अब उसको देखते हैं। सो कार्ल रॉजर एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, जो हमारा सेल्फ होता है, वो बना होता है 3 चीज़ों से।
पहला है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होता है? द आइडियल सेल्फ इज द पर्सन यू वांट टू बी, मतलब आप किसके जैसा बनना चाहते हो। दिस पर्सन हैज द एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज यू आर ईदर वर्किंग टुवर्ड्स और वांट टू पोजेस। इट्स हु यू इन्विजन योरसेल्फ टू बी इफ यू वर एग्जैक्टली एज यू वांटेड। मतलब हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल जरूर होता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसकी क्वालिटीज की को आप पसंद करते हो और आप भी चाहते हो कि आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटीज हों। ठीक है, तो आइडियल सेल्फ जो है वो सेल्फ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप किससे ज्यादा इंस्पायर्ड हो और आप किसके जैसे बनना चाहते हो। ठीक है, सेकेंड इज योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज रिफर्स टू हाउ यू सी योर सेल्फ एट दिस मोमेंट इन टाइम, मतलब एक टाइम पर आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, दैट इज योर सेल्फ इमेज। जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनैलिटी ट्रेट, सोशल रोल्स, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं आपकी सेल्फ इमेज में। ठीक है, नाउ सेल्फ स्टीम, जैसे जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हो तो आप तैयार होते हो, तो तैयार होने के बाद आप क्या करते हो, अपने आप को मिरर में देख के अपनी सेल्फ इमेज ही तो देखते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना। नाउ सेल्फ स्टीम क्या होता है? हाउ मच यू लाइक, एक्सेप्ट एंड वैल्यू योर सेल्फ ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ स्टीम क्या होता है? सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि आप अपने बारे में कितनी रिस्पेक्ट रखते हो, आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, सेल्फ स्टीम कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ अदर्स सी यू, हाउ यू थिंक यू कंपेयर टू अदर्स एंड योर रोल इन सोसाइटी। ये सारी चीजें आपकी सेल्फ स्टीम में मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये जो चीज थी कि सेल्फ को बनाने के लिए तीन चीज लगती हैं, आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम, या तीन कंपोनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं टू मेक द सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये हमें बोला था कार्ल रॉजर ने, और ये चीज आपको बस याद रखनी है इसमें। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशल आइडेंटिटी। व्हाट इज सोशल आइडेंटिटी? सोशल आइडेंटिटी पे थ्योरी दी है हेनरी ताचफेल ने, तो इनका नाम भी याद रखना। इन्होंने बोला था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो दो चीजों से बना है, पहला है पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरा है सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? द ट्रेट्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक यू यूनिक। मतलब सबकी पर्सनल आइडेंटिटी अलग हो सकती है, मेरा फेस अलग है, मेरे स्टूडेंट्स का फेस अलग है ना, तो ये हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? हु आर यू बेस्ड ऑन योर मेंबरशिप इन सोशल ग्रुप। यानी अब जैसे आप द सोशोलॉजी क्लास का पार्ट हो, तो आपकी एक आइडेंटिटी है कि आप सोशोलॉजी क्लास के स्टूडेंट हो, वहाँ के लर्नर हो। ओके, वेन यू आर बेस्ड, अगर आप किसी सोशल ग्रुप के मेंबर होते हो, चाहे वो कोई रिलीजियस हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सोशल क्लास हो, तो वो आपकी सोशल आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये सोशल आइडेंटिटी के जो दो पार्ट्स हैं, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी, ये हमें दिया था हेनरी ताचफेल ने, इसको आपको याद रखना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बिहेवियर। बिहेवियर पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर रिफर्स टू रेंज ऑफ एक्शंस, reaction and interaction exhibited by individual or groups in response to external and internal stimuli. It is influenced by genetics, culture, upbringing, environmental factor. These behaviors can be observed in various contexts in social, personal and professional setting. ठीक है, तो बिहेवियर क्या होता है कि हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, किसी ने अगर हमसे कुछ बोला तो उसके लिए हमारा रिएक्शन क्या है ना, हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ये सब हमारा पार्ट है बिहेवियर का। ओके, नाउ सिंबॉलिक लैंग्वेज। Humans use complex language with syntax and grammar, enabling abstract thinking, storytelling and communication. Symbolic language भी is an example of your human behavior. किस तरह से आप बात करते हो? What is your language? Artistic expression. Through art, music, dance and literature, humans convey emotions, ideas and narratives, often serving symbolic or cultural function. So these are some important examples. But यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड जो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है? द थ्योरी दैट साइकोलॉजी कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेबल एक्शन। बिहेवियरिज्म में क्या करते हैं हम लोग? इट इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर आर अक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि जितने भी एक्शन होते हैं, जितनी भी बिहेवियर्स होते हैं, वो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, हमारी कंडीशनिंग की वजह से वो बिहेवियर होता है, या फिर इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से वो बिहेवियर होता है। बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं दैट एवरीथिंग इन सोसाइटी, ऑल एक्शंस आर शेप्ड बाय योर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या कहती है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं, ऑपरेंट
कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट लर्न्स बिहेवियर बाय एसोसिएटिंग इट विद कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आपको एक कॉन्सिक्वेंस बता देंगे कि आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट ये होगा और आपको कोई नई चीज सिखाई जाएगी। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, दैट आपको हर चीज जो सिखाई जाएगी उसके बीच में एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको सिर्फ मीनिंग पढ़ते रहना है, क्योंकि एग्जाम कल ही है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, टॉपिक्स यहाँ से पता चल रहे हैं तो आप एक बार गूगल करके पढ़ सकते हो। बिहेवियरिज्म इन्फ्लुएंशियल फिगर, कुछ इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं, दो, इनका नाम याद रखना, जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर, हु आर एसोसिएटेड विद योर क्लासिकल कंडीशनिंग। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल एंड ऑपरेंट, ये इन्हीं का है, तो इनके नाम बस याद कर लेना। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। नीड का टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है, देखो एक हायरार्की दी थी, एक थ्योरी दी थी मास्लो ने, जिसमें उन्होंने हमें कुछ बातें बताई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखो इनके बारे में भी थोड़ा सा है, तो आप ये भी पढ़ लेना कि ये कौन थे। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज पे स्टडी किया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अभी देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू मास्लो ह्यूमन नीड्स वर अरेंज्ड इन अ हायरार्की। हमारी जो ज़रूरतें होती हैं या ह्यूमन की जो ज़रूरतें होती हैं, जो नीड्स होती हैं, वो इन्होंने कहा एक हायरार्की में होती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल होती हैं जिन्हें हम सर्वाइवल कहते हैं, वो बॉटम में होती हैं, यानी जो सर्वाइवल वाली नीड्स होती हैं वो सबसे नीचे होती हैं, और सबसे टॉप पे आती हैं हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स। ठीक है, द मोर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एट द टॉप। तो जो ऐसी नीड्स होती हैं जहाँ पे आपको आपकी क्रिएटिविटी हो, जहाँ पर आपकी इंटेलेक्चुअलिटी हो, वो आपकी टॉप नीड्स होती हैं। मास्लो आर्ग्यूड दैट सर्वाइवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इंडिविजुअल कैन सेटिस्फाई द हायर नीड्स। मास्लो ने कहा था कि जो सबसे नीचे वाली हैं, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई होना, सर्वाइवल वाली जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्चुअलाइजेशन की जो आपकी नीड्स हैं उनको आप फुलफिल कर सकते हो, या बाकी की जो भी ऊपर की हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हो। The higher up the hierarchy, the more difficult it is to satisfy the need associated with that stage because of the interpersonal environment. उनका कहना था कि जैसे जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर जाएंगे, हमारा जो नीड सेटिस्फाई करने का मेथड है वो और टफ होता जाएगा, हम बहुत आसानी से अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। Higher needs become increasingly psychological and long term rather than physiological and short term as in the survival related needs। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली नीड होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हायर नीड होती है। ठीक है, वहां तक जाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द बेस वेल, मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पहले पूरी हो। तभी आप लोग देखते हो जिनका खाना पीना सोना यही सब उनके पास नहीं है, तो वो कैसे ऊपर तक जा पाएंगे, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी थ्योरी है जो आपको समझनी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, पर्सन मोटिवेशन टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। यहाँ पर जब इंसान पहुंच जाता है तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, सो दैट इज योर मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर फिर भी मन हो रहा है पढ़ने का तो आप गूगल करके थोड़ा सा और इस पर नॉलेज ले सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज इमोशंस। इमोशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, दैट इज योर इमोवेयर। इमोवेयर का मतलब होता है टू एक्साइट या फिर स्टीयर्ड अप। इमोशन इज डिफाइंड एज सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, ये एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, दैट इज यूजुअली अकम्पनीड बाई फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एसोसिएटेड विद द चेंज इन बिहेवियर। यानी आपके बॉडी पे आपका इमोशन जो है वो दिखते हैं, आपके फेस के थ्रू इमोशन जो है वो पता चल जाते हैं, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, एन इमोशन इज फुल बॉडी माइंड बिहेवियर रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। यानी एक इमोशन क्या होता है, किसी भी सिचुएशन पे जो आपका रिस्पॉन्स होता है, दैट इज योर इमोशन। ठीक है, इमोशन और फीलिंग में डिफरेंस भी देख लो। इमोशंस आर फिजिकल स्टेट्स दैट अराइज एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कुछ भी होता है तो आपको फिजिकली वो इमोशन दिख जाता है आपके बॉडी के थ्रू। ठीक है, फीलिंग्स क्या होती हैं, फीलिंग्स आर मेंटल एसोसिएशन एंड रिएक्शंस टू इमोशन। फीलिंग क्या होती है, जो आप फील कर रहे होते हो। इमोशन क्या होता है, जो आपके फेस पे दिखता है। ठीक है, इमोशंस अरोज्ड बिफोर फीलिंग्स एंड फीलिंग्स आर कॉज्ड बाय इमोशन। कोई भी इमोशन जब आप फील करोगे तो अब आपको फीलिंग आएगी, है ना। फिजिकल स्टेट होती है इमोशंस, और
फीलिंग्स जो है वो मेंटल स्टेट्स होती हैं, ये याद रखना कि इमोशंस कैन बी ऑब्जर्व थ्रू फिजिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल। जैसे कि अगर आप सैड हो और आप रो रहे हो तो आपके आंसू के थ्रू, आपके एक्सप्रेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि आप सैड हो। फीलिंग क्या होता है, फीलिंग इज मेंटल, है ना। हो सकता है मैं अभी इमोशन आपको मेरे नहीं दिखे, बट मैं ये अंदर से फील करूं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, है ना। नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक इमोशंस जो आप देख सकते हो। इसमें एक चीज है जो समझने वाली है कि दो है यहाँ पर जो पॉजिटिव इमोशन थीम पे हैं, और बाकी के जो होते हैं उनको हम निगेटिव इमोशन थीम में रखते हैं। फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस, ये जो है ये हमारे निगेटिव इमोशंस हैं और ये रिस्पॉन्स टू थ्रेट और हार्म होते हैं। और इंटरेस्ट और जॉय जो होता है वो इन्वॉल्वमेंट और सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे होते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बस याद रखने हैं। Now, another important topic in your psychological concept is self-esteem. Self-esteem क्या होता है? Self-esteem is a combination of thoughts and feelings a person has about themselves and whether those thoughts are positive or negative. यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हो, that is your self-esteem. ठीक है? Rosenberg defined self-esteem. याद रखना ये as positive or negative attitude towards a particular object, namely the self। यानी अपने लिए अगर आप कुछ पॉजिटिव या फिर निगेटिव सोचते हो, that is your self esteem। ठीक है। in this definition self esteem is an opinion about one's self worth। यानी आप अपने आप को कितना वर्दी समझते हो, कितना लायक समझते हो किसी चीज के। people with high self esteem believe they have high self worth। जो लोगों की सेल्फ स्टीम हाई होती है वो ऐसा मानते हैं कि उनकी वर्थ जो है, उनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है। whereas people with low self esteem are more cynical regarding their value। यानी जो low self esteem वाले होते हैं उनको लगता है मेरी कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है। now these are two types of self esteem, high self esteem and low self esteem, जो मैंने अभी बताया वही है ये। यहाँ पर देखो what is self esteem। तो self esteem में ये चीजें आती हैं, feeling of competence, a sense of belonging, हाउ यू सी योर सेल्फ, यानी आप आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टीम आई होप समझ में आ गया हो। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। Now we are going to talk about intelligence। Intelligence भी important topic है। The word intelligence derives from Latin word that is your intelligentsia or intellects। ठीक है, Latin word से ये लिया गया है, which in turn stem from verb intelligere, to comprehend or perceive। इसका मतलब क्या होता है? To comprehend or perceive। It is a key construct employed to know how individuals differ from another। Intelligence ही एक ऐसा concept है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन किससे कितना अलग है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। यानी कौन कितनी ईजिली अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकता है ये भी डिपेंड करता है उसके इंटेलिजेंस पे। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कोप विद हिज इन्वायरमेंट। यानी आपका इन्वायरमेंट कैसा भी हो आप उससे उससे काम चला सको, उससे कोप कर सको, सर्वाइव कर सको। ठीक है, ये होता है इंटेलिजेंस। So now we are going to see the type of intelligence। पहला है concrete and mechanical, दूसरा है social intelligence, तीसरा है abstract and general intelligence, और चौथा कोई भी नहीं है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है। Now concrete में क्या होता है? applicable for using machines, tools and instruments। Example, mechanics engineers are concrete intelligent। तो जो मैकेनिक्स होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट, क्योंकि उनको नॉलेज होती है मशीन की, टूल्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस कौन होते हैं? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन। जब आपको पता हो आपको सोशल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, तो वो होता है हमारा सोशल इंटेलिजेंस। या फिर आपको ह्यूमन रिलेशनशिप को करना आता हो मैनेज, तो सोशल इंटेलिजेंट पीपल नो द आर्ट ऑफ विनिंग पीपल या विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम। ठीक है। सोशली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनको पता होता है कैसे लोगों को जीतना है। लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेल्समैन, डिप्लोमेट्स, ये सब हो जाते हैं आपके सोशल इंटेलिजेंस के पार्ट। एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स और लेटर्स। इसमें आप क्या आ जाते हैं? दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टडी बुक। यानी आप जैसे स्टूडेंट्स भी इसमें आई थिंक आ जाएंगे। तो इस तरह के इंटेलिजेंस पे कौन आते हैं? टीचर, लॉयर, डॉक्टर, फिलोसोफर, जहाँ पर आपको एबिलिटी हो वर्ड्स को रिस्पॉन्ड करने की, नंबर्स को, लेटर्स को, है ना। कोई भी बुक आप इस इंटेलिजेंस की मदद से पढ़ सकते हो। तो दीज आर सम बेसिक 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अलावा
9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है यहाँ पर जो आप देख सकते हो। इंटरपर्सनल की आप कैसे दूसरे से बात कर रहे हो, बॉडीली काइनेस्टिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, आपकी बॉडी और माइंड का रिलेशन कैसा है, ये भी एक तरह का इंटेलिजेंट है। लिंग्विस्टिक है, इंट्रापर्सनल है, नेचुरल है, स्पेशियल है, म्यूजिकल है, मैथमेटिकल है, एग्जिस्टेंशियल है। तो इन सब के बस आपको मीनिंग याद रखने हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, ये दिया किसने था, आपको ये भी याद रखना है। तो गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये, जिसमें हम लोग ये 9 तरह के जो हैं इंटेलिजेंस उनको हम पढ़ते हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने ये हमें दिए थे, सॉरी नॉट 9, इट इज 8, ठीक है। The theory of multiple intelligence differentiates human intelligence into specific modalities rather than seeing intelligence as a dominant by a single general ability। इनका कहने का मतलब था कि बहुत सारी इंटेलिजेंस होती हैं हमारे अंदर, सिर्फ एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती है, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर प्रपोज दिस मॉडल इन 1983 बुक दैट इज फ्रेम माइंड। ये बुक है जो आपको याद रखनी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में आई थी, और इन्होंने इसमें 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी। और इन्होंने कहा था कि एक ही इंटेलिजेंस नहीं होती है, सबके अंदर अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस की इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इट वॉज फर्स्ट कॉल एज सोशल इंटेलिजेंस। पहले हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को सोशल इंटेलिजेंस भी कह देते थे, ठीक है। द एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशन। अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी है। सो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं दोनों में से दोनों का ही प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ। नाउ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो अपने पेपर को एनालाइज करेगा, अपनी गलतियों को एनालाइज करेगा, और थोड़ा बहुत सैड होके एक दिन वो पूरा इमोशन निकाल कर नेक्स्ट डे से वो अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है, उसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता है। बट जो दूसरा इंसान है जिसने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, वो क्या करेगा, वो पूरे 6-7 महीने तक रोता रहेगा बैठ के, उस इमोशन को अपने ऊपर ओवर पावर होने देगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। अगर आपको पता है कि कोई भी सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, दैट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक नीड है, जो एक ऐसी क्वालिटी है जो सबके अंदर ही होनी चाहिए। सम स्टडीज शो EQ टू बी ग्रेटर प्रिडिक्टर फॉर फ्यूचर सक्सेस देन IQ। कुछ लोग कहते हैं कि IQ से ज्यादा बेटर है कि आप EQ हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो। It is the basis for the empathy of others, self-awareness and social skills, eye contact, flexibility and cooperation. So this is nothing but just a fact that you can remember. It helps in building the therapeutic relationship with patients. So जो लोग psychologist होते हैं, जिनको therapies लेनी होती हैं, वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर वो हर पेशेंट के साथ इमोशनल होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने लगेंगे, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 4 पिलर्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा एम्पैथी है, और चौथा है सोशल स्किल। तो ये चारों ही मिलके हमारा बनाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेलिजेंस क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, IQ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। EQ और IQ ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, ये किसने दिया था ये भी याद रखना है। IQ हमें दिया था विलियम स्टर्न ने, एक साइकोलॉजिस्ट थे। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट वाज यूटिलाइज्ड इन 1916 बाय बिनेट एंड साइमन टेस्ट। तो ये भी कुछ फैक्ट है जो आप याद रखिएगा। बिनेट एंड साइमन क्यों यूज किया था इन्होंने इसको, IQ को, सो दैट ये देखना चाहते थे ब्राइट स्टूडेंट्स और डल स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। IQ इज अ मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। IQ बताता है कि आप किस तरीके से, कितना आपका मेजर करता है वो आपका एबिलिटी, कि आप किस तरह से रीजन कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल यू डिड ऑन अ स्पेसिफिक टेस्ट कंपेयर टू अदर पीपल ऑफ योर एज ग्रुप। यानी आपकी एज के और भी लोग जो है उन्होंने कैसा किया, उस बेसिस पे आपका IQ पता चलता है। द इंडिविजुअल हु परफॉर्म मोर देन एवरेज ऑफ देयर एज हैव IQ मोर देन 100, दोज लेस परफॉर्म देन एवरेज IQ लेस देन 100। तो यहाँ पर देख लो, अगर 140 से ऊपर जा रहा है आपका IQ, दैट मीन्स यू आर जीनियस, ठीक है। ये चीज याद रखना। और यहाँ पर देखो ये वाला एवरेज वाला, ठीक है। 90 से 110 तक यानी 110 तक है तो आप एक एवरेज हो। उसके नीचे सारे जो हैं वो पुअर वाले हैं और ऊपर वाले जो हैं वो हाइयर वाले हैं,
ठीक है, तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आईक्यू से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम आर स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और टेनेंट्स हेल्ड टू बी ट्रू बाय इंडिविजुअल और लार्जर ग्रुप encompassing aspects such as mortality, life purpose, empirical reality. They profoundly influence human behavior shaping. देखो बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या है कि आप किस चीज पे बिलीव करते हो, किस चीज पे आप यकीन करते हो, राइट? जैसे हर इंसान के रिलीजियस बिलीफ जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना? हो सकता है मेरे बिलीफ अलग हो, आप लोगों के बिलीफ अलग हो, आप लोग क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ, उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है ना? नाउ इसको समझने के लिए आप वैल्यूज वर्सेस बिलीफ पढ़ो, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू रिफर्स टू प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वैल्यू क्या होता है? ये लाइफ में क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बिलीफ क्या होता है? बिलीफ रिफर्स टू कन्विक्शन और एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू। यानी आप जो मानते हो आप उसको सच मान के चल रहे हो, ट्रूथ मान के चल रहे हो, ठीक है? कोई प्रूफ नहीं है बट फिर भी आप उस चीज को मान रहे हो, दैट इज योर बिलीफ। ओके, वैल्यू में क्या होता है? अफेक्ट बिहेवियर एंड कैरेक्टर। आपकी वैल्यूज कैसी हैं ये आपका बिहेवियर, आपके कैरेक्टर से पता चलेगा। बिलीफ आपके मॉरल और आपके वैल्यूज से पता चलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, वैल्यू का एग्जाम्पल है लॉयल्टी, फेयरनेस, करेज, कंपैशन, रिस्पेक्ट। और बिलीफ का क्या है कि लाइंग इज बैड, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, चीटिंग इज इमॉर्टल। इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या है? बिलीफ स्टेटमेंट्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक बहुत ही फेमस बिलीफ है कि अगर हम लोग पैन जो जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं उस पैन में अगर आप खाएंगे तो आपकी शादी में बारिश होगी, है ना? ये एक बहुत फेमस बिलीफ है जो सभी को आई थिंक पता होगा। अरे इसमें मत खाओ, प्लेट में निकाल के खाओ, अदरवाइज तुम्हारी शादी में पानी गिरेगा, बारिश होगी, है ना? तो ये क्या है? ये एक बिलीफ है, इसके पीछे कोई प्रूफ तो नहीं है ना। अभी मैं कहूँ रिप्लाई में अपनी मम्मी से कि मुझे प्रूफ दीजिए, तो फिर नहीं दे पाएंगी वो प्रूफ। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिलीफ है। आई होप ये जो कढ़ाई में खाने वाला एग्जाम्पल है ये यहाँ पे बहुत ही सुटेबल हो रहा है और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बिलीफ क्या होता है, ठीक है? ज़्यादातर रिलीजन से रिलेट करते हैं इसको और वैल्यूज़ को डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। दो कॉन्सेप्ट और हैं जो यहाँ पर देख लो, बिलीफ बायस एंड बिलीफ परसिवरेंस, ठीक है? बिलीफ बायस क्या है? बिलीफ बायस रिफर्स टू टेंडेंसी टू एसेस इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट अलाइंस विद योर एग्जिस्टिंग व्यूज। यानी आपने पहले से जो सोच रखा है उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को एसेस कर रहे हो, दैट इज योर बिलीफ बायस। यानी मैं पहले से सोच के आई हूँ कुछ और मैं उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ। ओके, ये सारी चीजें नीचे की जो है वो पढ़ लेना आप जब मैं पीडीएफ दूंगी। बिलीफ परसिवरेंस क्या होता है? बिलीफ परसिवरेंस इज अ फिनोमेना इन विच एन इंडिविजुअल मेंटेन्स देयर बिलीफ और एटीट्यूड इवन व्हेन फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्टिव एविडेंस। यानी आपको मैंने बता दिया कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता है और कढ़ाई में खाने से बारिश नहीं होती है, वो मौसम की वजह से बारिश होती है, वेदर की वजह से होती है, बट मम्मी को नहीं समझना है ये बात, है ना? तो आपको अगर न्यू डेटा भी दिया जाएगा तब भी आपको अपना बिलीफ चेंज नहीं करना है, दैट इज योर बिलीफ परसिवरेंस। ओके, सो आई होप यहाँ पे बिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। So now we are going to talk little bit about legal concepts. Legal concepts are also mentioned in your syllabus, तो हम लोग वो भी cover कर लेते हैं। पहली चीज़ है petition. Petition क्या होता है? Petition is a written document signed by many people that ask government to do or चेंज समथिंग। यानी जब आपको गवर्नमेंट से कोई काम होता है, जब आप गवर्नमेंट से कुछ चेंज करवाना चाहते हो या कोई काम करवाना चाहते हो तो आपको एक पिटिशन देना होता है जो कि बहुत सारे लोग जो है वो साइन करते हैं, ठीक है? इसके बाद एक टर्म और है दैट इज योर वकालतनामा। वकालतनामा क्या होता है? इट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू अ कोर्ट टू इंडिकेट द नेम्स ऑफ एडवोकेट्स रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लेन और पिटिशनर। यानी जिस इंसान ने पिटिशन दिया है उसको कह सकते हो जस्टिफाई करने के लिए एक वकालतनामा होता है जिसमें जो भी एडवोकेट्स हैं उनके नाम होते हैं, ठीक है? नाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL क्या होता है? PIL means litigation filed in a court of law for the protection of public interest such as pollution, terrorism, road, construction hazards, any matter where the interest of public at large is affected. याद रखना, can be redressed by PIL. अगर कोई ऐसी चीज है जो बड़े लेवल पे सारी ही पब्लिक को अफेक्ट कर सकती है तो फिर उसके लिए PIL होता है, ठीक है? जो कि कोर्ट में फाइल किया जाता है। नाउ व्हाट इज FIR? FIR इज ऑल्सो इन योर सिलेबस।
So first thing that you need to understand is FIR का full form क्या है. First information report is a written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense. यानी जब कोई crime होता है तो वहाँ पर FIR की ज़रूरत होती है. पुलिस बनाती है FIR जिसमें वो सारी चीज़ें लिखती है जो भी ऑफेंस हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है. It is a report of information that reaches the police first in point of time and that is why it is called. क्यों होती है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? क्योंकि ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो पुलिस के पास होता है. ठीक है. इट इज जनरली अ कंप्लेन लॉज्ड विद द पुलिस बाय विक्टिम ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. यानी जिसके साथ भी क्राइम हुआ है वो जाकर FIR लिखवाता है. मतलब वो जाके ये इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को और ये एक प्रूफ होता है कि आपने पुलिस तक अपनी बात कन्वे की है. ठीक है. Anyone can report the commission of cognizable offense either orally or in writing to the police. Even a telephonic message can be treated as an FIR. यानी जब भी आप अपने पुलिस को, अपने एरिया के पुलिस को आप ये चीज़ बता रहे हो कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, कोई भी क्राइम जो कि लॉ के अंडर आता है, तो अगर आप ये चीज़ पुलिस पे कन्वे कर रहे हो तो उसको ही FIR माना जाएगा. अगर आपने वो टेलीफोन से भी करा है तो उसे भी हम FIR मानेंगे. ठीक है. सो इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी देखेंगे. एक चीज़ आपको समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिफरेंस क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट बेयर टेक्स्ट. जो टेक्स्ट जो बुक होती है, जो रिटर्न होता है, राइट, उसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ शेड्यूल्स होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? इंक्लूड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल डिसीजन, कन्वेंशन. ठीक है. लॉ अलग हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाता है. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर टुमारोज एग्जाम इज फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं. मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला अब है नहीं. आप बस एक फैक्चुअल नॉलेज लेके चले जाओगे एग्जाम में, आपका उसी में काम हो जाएगा. ठीक है. नाउ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको याद रखनी है. फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स दैट इज 12 से लेके 35. पार्ट 3 में आता है ये भी याद रखना. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इंडिया का, ये भी याद रखना. कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बस. ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट 6 फंडामेंटल राइट्स और उनके आर्टिकल्स. इसके अलावा मैंने और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है. ठीक है. फीचर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पढ़ना ही है. चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. दे आर नॉट सैक्रोसेंट, परमानेंट और एब्सोल्यूट. परमानेंट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये याद रखना. दे कैन बी curtailed और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई भी हो सकते हैं. दे प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. these rights are justiciable होते हैं. ठीक है. एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ. अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जाकर उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो. सम ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स व्हाइल द रेस्ट फॉर ऑल पर्सन्स. द राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. जो इमरजेंसी के टाइम पे जो है फंडामेंटल राइट्स बंद हो जाते हैं. ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है. देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज एंड लॉ कैन रिस्ट्रिक्टेड और एप्लीकेटेड बाय पार्लियामेंट. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स. प्लीज फीचर्स को पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रही हूँ. इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने देखो ऐड कर दिया है थोड़ा सा कलर्ड फॉर्म में ताकि आप बोर ना हो पढ़ने में. तो एक बार इन सब चीज़ों को भी पढ़ लेना. ठीक है. इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना फैक्चुअली क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो आप बस इसे पढ़ लेना अच्छे से. आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट याद रखना, दैट इज योर 4A. ठीक है. टुडे देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 51A. ये भी याद रखना. जितना चीज़ें मैं मार्क कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एंड 11th, अच्छा 10th जो है वो इस 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था और 11th जो है वो 86th अमेंडमेंट के थ्रू आया था. ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR. USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को. इन 1976 कांग्रेस पार्टी सेटअप सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. सो दिस इज ऑल्सो important. The committee recommended separate chapter on fundamental duties in the constitution. Congress party accepted those recommendations.
दिस इज वेरी वेरी इजी इंपॉर्टेंट, इससे बस आप एक बार अच्छे से पढ़ के कल के लिए जाना, ठीक है। नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये सारी ड्यूटीज आपको पढ़ के जानी है एग्जाम के लिए। इसको कोई भी और तरीका नहीं है पढ़ने का, बस कीवर्ड बेस्ड आप पढ़ लो एक बार अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कम से कम नहीं तो 5-6 बार पढ़ लो, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या थी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी आपके सिलेबस में मेंशन है। इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या होता है, जहां पर अपना जो रूलर है वो हम खुद चूज करते हैं। सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मेक इट मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है पब्लिक को। इसमें डिसीजन मेकिंग इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रूलर। दिस प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट टेक्स ऑल डिसीजन पर्टेनिंग टू द बेस्ट ऑफ द पीपल। डिसीजन मेकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ रूलर पे नहीं होती है, पीपल भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अ पैसिव रेजोल्यूशन टू एवरी प्रिडिकेमेंट is provided in democracy. Democracy gives the best method for dealing with conflict in ideology. So these are some of the features that you have to remember. Countries like India have a vast diversity of religion, language, caste, creed. Political equality is maintained in democracy by giving equal priority to the poor, educated and uneducated. ठीक है। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये भी आपको देखना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, वेयर सिटीजन्स शेयर एन इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं समझना है। Next is your referendum. A referendum is a general vote in which all voters are asked to accept or reject a proposition. ये एक तरह का एक जनरल वोट होता है जहाँ पर सारे वोटर्स जो है उनसे ये पूछा जाता है कि किसी भी प्रपोजिशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाए। मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी क्या होता है, मिनिमल डेमोक्रेसी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। गुड डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन ऑल डिसीजंस, ठीक है। सारे ही लोग इसमें जो है अपने पीपल जो होते हैं वो रूलर को इलेक्ट करते हैं और सारे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। ओके, रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड इन मिनिमल डेमोक्रेसी। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर इन गुड डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज देयर, पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशो इकोनॉमिकल यूनिटी इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ गुड डेमोक्रेसी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ईजी है ये सब चीजें समझना। Now let us talk about what is decentralization. Decentralization का मतलब क्या होता है, decentralization refers to entire systematic effort to delegate to the lowest level of authority except that which can only be exercised at central point. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारा जो भी काम है वो अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। लोएस्ट से हायर की पोजीशन पे जो हम देखते हैं, यानी कि एक इंसान यहाँ पर होगा, एक इंसान यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, क्या पर, अब ये सारी चीजें इसको असाइन करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, तो इस तरीके से क्या होता है, चीजें डिवाइडेड रहती हैं। ओके, डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन रिफर्स टू द असाइनिंग अ पोर्शन ऑफ वर्क and the associated responsibility by a superior to subordinate. In simple words, when delegation is expanded, जब इस delegation को expand कर दिया जाता है तो वही बन जाता है decentralization, ठीक है। These are some of the important objectives जो आपको याद रखने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोटिवेट्स, बूस्ट मोरल, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है, रिड्यूस द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप पे होता है उसका बर्डन कम हो जाता है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ओके, now this is the difference between delegation and decentralization. You can read it. मीनिंग क्या है, डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स, गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, यानी किसी को काम देना, दैट इज डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि सिस्टमैटिक डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स। इसमें क्या होता है कि स्कोप लिमिटेड होता है और इसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। डेलीगेशन इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस, हर इंटरप्राइजेस में आपको डेलीगेशन चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नीडेड फॉर ऑल इंटरप्राइजेस, इट इज नीडेड फॉर बिग इंटरप्राइजेस। सब में नहीं चाहिए होता है, जो बड़े इंटरप्राइजेस होते हैं सिर्फ वहीं पे चाहिए होता है। द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेस रिमूविंग विद टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज इज ट्रांसफर टू द यूनिट्स विद द पावर टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप लेवल की ही रहती है और इसमें जो है वो
पास ऑन होती रहती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज शॉर्ट पीरियड, डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एम्प्लॉयज आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीजेज इन डिसेंट्रलाइजेशन। So these are some of the important difference that you can remember. सो एग्जाम में अकाउंटेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया था। सो अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी डिफरेंस देख लो। अथॉरिटी का मतलब होता है इट इज राइट टू कमांड, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है तो आप किसी को कमांड दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, यानी आपको एक काम दिया गया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे अच्छे से करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि अपना काम करना, परफॉर्म योर ड्यूटी। इट कैन बी डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी में क्या होता है कि आप अपना जो भी अथॉरिटी है वो आप दूसरे को बता सकते हो, दे सकते हो, है ना, दूसरे को काम दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, कंप्लीटली डेलीगेटेड नहीं होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी डेलीगेटेड नहीं हो पाता है। अथॉरिटी अराइजेज ड्यू टू हाई और टॉप पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अथॉरिटी क्यों होती है, जो टॉप पे होगा उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी, है ना, एज कंपेयर टू जो लोअर पे होगा। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, arises from authority delegated। अकाउंटेबिलिटी कब आती है, जब आपको एक अथॉरिटी दे दी जाती है, आपको एक काम दे दिया जाता है, नाउ यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट डेलीगेटेड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट अराइजेज ड्यू टू असाइंड वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, जब आपको कोई काम दिया जाता है तो नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। अथॉरिटी में क्या होता है, इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी जो टॉप पे होगा उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी एज कम्पेयर टू लोअर। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, मतलब जितना ज़्यादा आप हायर पोजीशन पे होगे उतना ज़्यादा आपको अकाउंटेबल होना होगा चीज़ों को लेके, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी क्या होता है, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू लो, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऊपर वाले की होगी, है ना। सो आई होप यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर MSW पेपर इज पंचायती राज। पंचायती राज से भी क्वेश्चन आया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है क्या, इट इज़ अ थर्ड टायर ऑफ आवर 3 टायर गवर्नेंस मॉडल। जो हमारा 3 टायर गवर्नेंस मॉडल है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसका थर्ड टायर है। दिस सिस्टम is rural local self-governing body where the local people elect the leader. These local bodies were formed to get governance, यानी villages में जो गवर्नेंस होती है वो PRI के थ्रू ही होती है। The difference between the rural and urban ways of life cannot be more prominent and staggering, which is why the central or state government may be grossly insufficient in understanding the needs of people living in rural setting. Hence, the need for Gram Panchayat and Sabha very evident. होता क्या है कि जिस तरीके से अर्बन लाइफ को हम लोग मैनेज करते हैं, हम लोग गवर्न करते हैं, उस तरीके से रूरल को गवर्न नहीं कर सकते, इसीलिए ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है इसके बाद से, विच द आइडिया ऑफ प्रोपिगेटिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ द कंट्री। The amendment has since completed nearly 3 decades of existence. However, the lofty goal of decentralization of power is yet to be achieved. ठीक है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1992 के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, 4 committees are important for your Panchayati Raj topic. बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव, LM सिंघवी, इन्होंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है रिगार्डिंग योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऐड कर दिया है, सो आपको एक ही जगह पे चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो पता चल जाएं। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो 1957 में आई थी और इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ रिकमेंडेशन किसने दी थी। अशोक मेहता कमेटी की अगर हम बात करें तो 1977 में ये आई थी और इन्होंने 2 टायर PR सिस्टम चलाया था, मंडल पंचायत एट विलेज लेवल, जिला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल लेवल ऑफ पंचायती इलेक्शन, सीट इन्होंने रिजर्व करवाई थी SC और ST की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, सीट वाला क्वेश्चन तो आता भी है एग्जाम में। GV राव कमेटी
1985 में आई थी, जिसमें इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रेगुलर इलेक्शन का रिकमेंडेशन दिया था। एल.एम. सिंघवी कमिटी, फ्री रेगुलर इलेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मोर फाइनेंशियल। तो जो भी नई चीज है हर रिकमेंडेशन में वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से आ सकता है। Now we are going to talk about separation of power, that is your legislation, execution and judicial, या फिर legislative, executive और judicial. Separation of power क्या होता है? Separation of power is the division of legislative, executive and judicial function of government among separate and independent bodies. यानी हमारे यहाँ जैसे इंडिया में होता है, 3 तरह के systems में divide कर दिया जाता है पावर को, और सब लोग अपना अपना अच्छे से मैनेज करते हैं डिपार्टमेंट को। ठीक है, देखो, separation of power is a political theory, legal doctrine and political institution which implies the distribution of state power. यानी पावर का जो बंटना होता है उसे ही हम कहते हैं separation of power। ठीक है, पहला है legislature. This is an elected body with the power to create laws. याद रखना, legislature का काम होता है पार्लियामेंट में लॉस को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि उन लॉस को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो लॉ इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, ठीक से इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, वो काम होता है जुडिशरी का। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको मीनिंग याद रखती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्वेश्चन इजी आएगा, सो डोंट वरी कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा, नो, क्वेश्चन विल बी इजी। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज योर ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स दैट वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमारे पास ह्यूमन राइट क्यों होते हैं? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, एज अ ह्यूमन भी हमारे कुछ राइट्स होने चाहिए। दीज आर यूनिवर्सल राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ऑफ अस। सभी के राइट्स हैं ये, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, किसी भी नेशनैलिटी के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी रिलीजन के हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल ह्यूमंस, दे रेंज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल, द राइट टू लाइफ, टू दोज दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, सच एज राइट टू फूड, एजुकेशन, लिबर्टी। इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं। देखो 30 राइट्स का चार्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, तो जब मैं ये PDF दे दूंगी अभी, तो आप इसको एक बार जूम करके पढ़ लेना। ठीक है, एक चीज़ आपको जो याद रखनी है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और डे है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर सोशल वर्क डे। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि सोशल वर्क डे कब मनाया जाता है। ये मैंने शेयर भी किया था अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे, तो आई होप आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट PDFs हैं जो मैंने शेयर कर रखी हैं टेलीग्राम पे, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, इसलिए आप सोशल वर्क का टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। एक टेलीग्राम है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ग्रुप स्पेशली फॉर सोशल वर्क स्टूडेंट्स, और मैं नेट का कंटेंट भी लेके आऊँगी अब सोशल वर्क के लिए, क्योंकि टाइम कम था और कल ही आपका एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने एक जिस्ट के फॉर्म में ये PPT क्रिएट किया ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए आपके सिलेबस का। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने अपने चैनल पे मॉक्स दे रखे हैं, अभी रिसेंटली मैंने यूनिट वाइज मॉक लिया था फॉर CUET PG सोशोलॉजी, तो वो सब आपको देख के जाने हैं ताकि एग्जाम में सोशोलॉजी वाले क्वेश्चंस आप गलत ना करें। ठीक है, सो इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लेलिस्ट में जाके यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट। और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो इसलिए टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, साथ में सोशल वर्क का एक ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक चाहिए उसका सोशल वर्क के ग्रुप का तो मुझे यहाँ पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी दे दूँगी। बाकी आपको इस वाले चैनल पे तो मिल ही जाएगा, ये एक मेन चैनल है तो इसे ज़रूर से ज्वाइन करना। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। आई होप आपका एग्जाम अच्छा हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना पढ़ लिया है उतना सफिशिएंट है। एक बार NCERTs गो थ्रू कर लेना और साथ में जो सोशोलॉजी के मॉक्स हैं उनको देख लेना, उससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल वर्क बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, और अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, अगर आपने 12th तक NCERT, सोशल साइंस ये सब पढ़ रखा है, तो आप आराम से वो क्वेश्चंस को डील कर लोगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।